संसद तीसरे दिन भी चल नहीं पाई। बहुत हंगामा हुआ है। 14 मिनट संसद चलाकर 23 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज को आप खूब प्यार दे रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं, बहुत कम समय में खूब अपना रहे हैं और हमारे शोज बहुत पसंद किए जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात 8 से 9 का वक्त हो गया है और मैं हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं। वो खबरें दिखाता हूं जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और जो आज आपको देखना और जानना भी चाहिए। तो चलिए पहले 1 घंटे में आपको बताता हूं कि आज कौन कौन सी खबरें हैं 1 घंटे में जो आप देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको देश के संसद से आई तस्वीरें दिखाऊंगा। गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी भी अब संसद पहुंच गई हैं। अब मां, भाई और बहन एक साथ संसद की दहलीज पर पहुंचे हैं। प्रियंका का शपथ ग्रहण भी हो गया है, लेकिन आज संसद में सिर्फ शपथ ही हो पाई है। अडानी के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विस्तार से बात करेंगे। दूसरी खबर में आज फिर आपको बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की तस्वीरें दिखाएंगे। आज पदयात्रा का 8वां दिन है। 8वें दिन क्या क्या तस्वीर आई है, विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में एक सरकारी स्कूल में बच्चों का खूब ख्याल रखा जा रहा है। सरकारी स्कूल में हाँ, बच्चे परेशान होंगे तो एक्सपर्ट बात करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में बात करेंगे मुरैना की। मुरैना में थाना छोड़कर थाना प्रभारी शॉपिंग करने चले गए, मतलब खरीदारी करने चले गए थे। एसपी साहब ने थानेदार को देख लिया तो सस्पेंड कर दिया। पूरी खबर जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे विजयपुर के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा की। बहुत बड़ा आरोप लगाया है विधायक जी ने बीजेपी पर। कह रहे हैं 5 करोड़ का बीजेपी ने ऑफर दिया था और क्या क्या बोला है, सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 50 लाख गाड़ियों का नंबर प्लेट बदलने वाला है। आपकी गाड़ी का भी बदलेगा क्या, जानना है तो बने रहिएगा। विस्तार से खबर पर चर्चा करेंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे ठगों की। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है। एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जाल बिछाकर ठग लोगों को ठग ले रहे हैं और लालच में पड़कर लोग ठगा जा रहे हैं। 8वीं खबर में बात करेंगे चैटिंग पर डेटिंग मत करना, धोखा मिलता है। खबर क्या है जान लीजिएगा और सावधान हो जाइएगा। और आखिर में आपको छत्तीसगढ़ के एक गांव की कहानी दिखाएंगे। वो भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के इस गांव की चर्चा विदेश तक क्यों हो गई है। तो चलिए आपको पहली खबर बता देता हूं। पहली खबर है मां, भाई, बहन अब एक साथ संसद में। लोकसभा में आज राहुल गांधी जब बहन प्रियंका पहुंची संसद में एंट्री के लिए तो फोटो खींच रहे थे और बोले स्टॉप प्रियंका। पूरी कहानी जान लीजिए, बड़ी रोचक। देश की संसद में गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। आज का दिन पूरे गांधी परिवार के लिए बेहद खास रहा। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंची हैं। प्रियंका गांधी जब संसद में प्रवेश कर रही थी यानी दाखिल हो रही थी तो राहुल गांधी ने इस पल को कैमरे में कैद किया। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए। Let me also take one. Our action. No winning. Okay, come. Stop. Let me also take one. Our action. No winning. Okay, come. वैसे तो संसद सत्र की तमाम तस्वीरें आती हैं, लेकिन संसद की ये तस्वीर बेहद खास रही, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको 2 बार दिखाया। इसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़े, बहन प्रियंका का हाथ थामकर संसद के अंदर पहुंचे। इस मौके पर संसद के अंदर प्रियंका गांधी को जो मिलता रहा वो तस्वीरें कैमरे में कैद करता रहा। लोगों से मिलते हुए कांग्रेस सांसदों के साथ प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची। देख लीजिए तस्वीर। ठीक 11 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद पद की शपथ के लिए बुलाया। प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी की तरह हाथ में संविधान की किताब लेकर शपथ लेने पहुंची। प्रियंका गांधी ने हिंदी में शपथ ली, एक बार सुन लीजिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की
और इस शपथ के साथ ही मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी संसद की सदस्य हो गई। केरल से चुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी ने अपने संसद के पहले दिन केरल की ही खास साड़ी पहनी। प्रियंका केरल की कसाबू साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी, जिसकी पूरे देश में चर्चा रही। अक्सर प्रियंका गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कसाबू साड़ी में नजर आती थी। आज प्रियंका को क्रीम कलर और गोल्डन कलर की इस साड़ी में देखकर लोगों को प्रियंका में दादी इंदिरा नजर आई। प्रियंका संसद पहुंची तो मां सोनिया गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी खुशी जताई है। प्रियंका के शपथ पर यह पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। Stop. Let me also take one. मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं। We are all very happy and proud. बहुत ही खुशी का दिन है मेरे पूरे परिवार के लिए। प्रियंका गांधी की बात कर ली, शपथ तक तो दिखा दिया, लेकिन यह सत्र शुरू होने के शुरुआती 3 मिनट की तस्वीर है। इसके बाद क्या हुआ यह भी आपको बता देता हूं, जान लीजिए। 11:03 पर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद अपनी जगह से खड़े हो गए, हंगामा करने लगे। अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग के साथ नारेबाजी करने लगे। 2 मिनट हो हल्ला चलता रहा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ठीक 11:05 पर सांसदों को समझाने लगे। सुना दीजिए, एक बार सुनिए जरा संसद की ये कार्रवाई किस तरह से हंगामा तीसरे दिन जारी रहा। सुनिए। गडकरी साहब, जवाब पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इस तरह 11:03 पर जैसे ही शपथ के बाद कार्रवाई शुरू हुई, ठीक 11:07 पर स्थगित हो गई। लोकसभा स्पीकर कहते रहे, समझाते रहे कि आप लोगों को जनता ने इसलिए भेजा है ताकि आप उनके मुद्दे उठाइए, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। 5 मिनट के अंदर लोकसभा स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। समझ गया? फिर 12 बजे पूरे देश को इंतजार था। देखते हैं अब संसद में क्या होता है। 12 बजे जैसे ही स्पीकर की कुर्सी पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी बैठे, कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। हो हल्ला मचा रहा है। कितना देर कोई हंगामा सुनेगा। पीठासीन ने सदन की कार्यवाही 29 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए क्या कर दी? स्थगित कर दी। सुन लीजिए। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 29 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर संसद की कार्यवाही तीसरे दिन भी पूरी 6 घंटे नहीं चल पाई। सांसदों के हंगामे की वजह से संसद को महज 14 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ गई। हंगामे के बीच 2 बार कार्यवाही शुरू हुई। पहली बार 11 बजे से 11:07 तक ही चल पाई और दूसरी बार 12 बजे से 12:07 तक ही चल पाई। और जानते हैं, 7 मिनट में भी बस हंगामा ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। पूरा हो हल्ला आपको सुना ही दिया। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि आप लोग अपने मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल करिए, अपने मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल करिए। लेकिन आम जनता के लिए आप लोग संसद तक पहुंचे और यही आम आदमी ने आपको वोट देकर सांसद बनाया। आप जनता ने ही सांसद बनाया है, आपको जनता ने सांसद बनाया है, इस बात को भूलना नहीं। इसलिए फिर कहूंगा, हंगामा नहीं, चर्चा करिए, सार्थक चर्चा करिए। फिर कहूंगा, सीधे मुद्दे की बात यही है, 14 मिनट संसद चलाकर 23 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बस इतना ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। हो हंगामा तो होता रहेगा। अगली खबर, बाबा बागेश्वर की यात्रा में भीड़ बढ़ने लगी है क्योंकि कल समापन है। कल समापन है, इसलिए यह भीड़ बढ़ रही है और बहुत भीड़ बढ़ गई है।
बाबा बागेश्वर के यात्रा में कितनी भीड़ आ गई आपको पता है? और कौन कौन पहुंचा है? अरे बाप रे, आज तो इतने बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं कि पूछिए मत। आज तो उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, दिल्ली, न जाने कहां से लोग आए हैं। चलिए बता देता हूं कौन आया है, कैसे आया है और कितने दिन तक के लिए आया। बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा अब अंतिम पड़ाव में। शुक्रवार को हिंदू एकता पदयात्रा का ओरछा में भव्य समापन होगा। आज यात्रा का 8वां दिन था। आज का दिन यदि एक लाइन में समझाना हो तो कहा जा सकता है कि आज यात्रा राजनीतिक लोगों से घिरी रही। मैंने आपसे कहा ना कि आज नेताओं का ज्यादा जमावड़ा था। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कई नेता यात्रा में पहुंचे थे। चलिए यात्रा का 8वां दिन विस्तार से देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। 8वें दिन बाबा की यात्रा मध्य प्रदेश के निवाड़े में रही और हिंदू एकता यात्रा में 8वां दिन राजनीतिक हस्तियों के नाम रहे। सबसे पहले 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आपको छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नजर आ रहे होंगे। विजय शर्मा भी आज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल चले। क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। दूसरी तस्वीर में मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर मंत्री गौतम टेटवाल की है और चौथी तस्वीर में नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया भी आज प्रतापगढ़ से निवाड़ी पहुंचकर यात्रा में शामिल हुए। ये तो थी नेताओं की तस्वीर, लेकिन यात्रा में पहुंचे नेताओं का कहना क्या था ये भी तो सुन लीजिए। सुनाइए जरा नेता क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान में कौन रहता है तो हिंदू रहते हैं, सभी जानते हैं। और हिंदू का अर्थ क्या होता है? जो भारत माता की जय बोले वो हिंदू हम मानते हैं। कोई पूजा पद्धति क्या है इस पर कोई, वही तो चिंता है ना। मसला ये है कि बात कहीं और है, सोची कहीं और जाती। भारत माता की जय बोलने वाला, उसकी पूजा पद्धति नहीं पूछी जाती, वो हिंदू माना जाता है और वो हिंदुस्तान का रहने वाला माना जाता है। और ऐसे हिंदू राष्ट्र है ये। ऐतिहासिक आयोजन है और लोगों के अंदर ऐसा करंट है। मैं ओरछा से चल के आ रहा हूँ, मुझे लगता है 50,000 का 1 लाख के आसपास लोग होंगे। 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और गुरुजी का जो आकर्षण है, गुरुजी का जो भाव है, वो सारे हिंदुओं को जागृत कर रहा है। बहुत ही सकारात्मक पहल महाराज जी द्वारा और जन सामान्य में बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है इसका। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ उसके अनावश्यक आलोचक हो जाते हैं। ये तो बात राजनीतिक मेहमानों की थी, लेकिन बाबा बागेश्वर की यात्रा में आज एक अलग रंग देखने को मिला। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को मिली बड़ी जीत के बाद इसे कटोगे तो बटोगे वाले नारे की सफलता के रूप में भी देखा गया। बस आज इसी बड़ी सफलता का जश्न बाबा बागेश्वर की यात्रा में देखने को मिला, क्योंकि आपको याद होगा हिंदुत्व कार्ड बहुत जोर शोर से चला है। कहां? महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हिंदू एकता यात्रा में आज महाराष्ट्र की बड़ी झांकी देखने को मिली। बड़ी संख्या में मराठा भक्त भी बाबा की यात्रा में पहुंचे थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ताशा ढोल की प्रस्तुति भी बाबा की यात्रा में देखने को मिली। महाराष्ट्र की झांकी पर हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र की झलकियां आज बाबा बागेश्वर की यात्रा में दिखाई दे रही थी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा घर घर पहुंचाने का टास्क दिया गया था। पूरी तफ्तीश हम कल आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज आप देखिए कि महाराष्ट्र की झांकी किस तरह से बाबा बागेश्वर के यात्रा में पहुंची थी। देखिए। जब ये यात्रा निवाड़ी से प्रतापपुरा की तरफ बढ़ रही है, ओरछा की तरफ बढ़ रही है, तो महाराष्ट्र का पूरा रंग इस यात्रा में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो मशहूर बैंड है वो इस समय इस यात्रा में शामिल हो गया है। जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसे आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा इस पैदल पदयात्रा के दौरान। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे रंग हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक उमंग सी भरी है जब से महाराज जी ने इस यात्रा की घोषणा की है। इस संकल्प में हमारे महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा महाराज जी के साथ आज यहाँ पे शामिल है। हमें एक राष्ट्र करना है और एक राष्ट्र बन के हमारा हिंदुस्तान एक राष्ट्र बनाना है।
ये तो बात हिंदू एकता यात्रा की थी, लेकिन अब बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी कर लेते हैं। यात्रा के पहले दिन से हर तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यात्रा के दूसरे दिन आपको बताया था कि बाबा के पांव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन बाबा ने चलना बंद नहीं किया है। आज 8वें दिन आते आते वो छाले घाव में बदल चुके हैं। यात्रा से भावुक तस्वीर तब सामने निकल कर आई जब बाबा के पैरों में हुए घाव में पट्टी बांधी जा रही थी। पट्टी बांधते समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इतना दर्द हुआ था कि उनकी आंख में आंसू आ गए थे। बाबा के पांव में पट्टी बांधने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर से विस्तार न्यूज के सहयोगी दुर्गेश साहू ने पैरों के घाव के बारे में पूछा तो बाबा ने भावुक अंदाज में कहा, ठीक हो जाएगा। सुनिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा अपनी चोट पर दुर्गेश साहू से क्या कह रहे थे, सुनिए। आज 8वां दिन है, क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छे से हो गए हैं 8 दिन, भगवान की कृपा है। और जीवन है, जिस काम के लिए निकले हैं हम वो अपना काम कर रहे हैं, जिनके लिए निकले हैं उनको मिल रहे हैं, जिस संदेश को लेकर निकले हैं वो काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था आपके पैरों में पट्टी बंध रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था। मैं भी क्योंकि 8 दिन से आपके साथ लगातार चल रहा हूँ, एक भाव जुड़ गया है, तो चेहरा नहीं देख पा रहा था आपका। बहुत आज वो उसमें पानी बन गया है तो वो ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, ठीक हो जाएगा। बाबा भले ही भावुक हों, लेकिन यात्रा पूरी तरह से सफल हो चुकी है। कल यात्रा का भव्य समापन ओरछा में होगा, लेकिन उससे पहले आज यात्रा अपने अंतिम रात्रि पड़ाव पर है। क्या माहौल है, हर दिन आपको दिखाता हूं। आज भी आपको पूरा माहौल दिखाने के लिए सीधे यात्रा में लेकर चलूंगा। नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत मुझे समझ में आ रही है, लेकिन दुर्गेश आप अपना टाइम लीजिए और बस तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव पर है यात्रा। अब कल समापन हो जाएगा और यात्रा से जब आप भी चल रहे हैं 8 दिन से, तो जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आप बात कर रहे थे तो मैं आपकी पीड़ा और आपका लगाव भी समझ पा रहा था। दुर्गेश तस्वीर दिखा दीजिए, आज कहां ठहरी है यात्रा और क्या कह रही हैं तस्वीरें, दुर्गेश। बिल्कुल, देखिए इस यात्रा को 8 दिन हो चुके हैं और आज आखिरी रात्रि विश्राम है और ओरछा की बिल्कुल चौखट पर आकर ये जो यात्रा है वो ठहर गई है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन बिल्कुल सही कहा कि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरा पंडाल दिखाने की कोशिश करूँगा और लोगों का जोश और उत्साह उतना ही है जैसा कि मैंने पहले दिन देखा था। इस समय सभी लोग सोने की तैयारी में हैं, अपना अपना गद्दा लेकर यहाँ पर चले आ रहे हैं और बात हो है लोग किस तरीके में भी, क्योंकि अब ओरछा में टेम्परेचर भी तकरीबन 10 डिग्री के आसपास आ गया है, लेकिन दूर दराज से लोग आए हैं और लगातार इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं। दिल्ली से आई है, कैसा लगा इस पूरी यात्रा में आज आखिरी रात्रि विश्राम कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली से आई है, कैसा लगा इस पूरी यात्रा में आज आखिरी रात्रि विश्राम कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा, पूरी एनर्जी के साथ बहुत अच्छा लगा, कहीं थकान नहीं था। बस ये है कि गुरुजी ने इतनी व्यवस्थाओं की। मैं समझ गया, नेटवर्क की दिक्कत है दुर्गेश, अपना भी ख्याल रखिए और यात्रा में शामिल लोग जो हैं उनकी यात्रा सफल हो, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी कामना करते हैं। चलिए, यात्रा की खबर तो मैंने दिखा दी, अब अगली खबर क्या है देख लीजिए। वेल्डन भोपाल, अच्छा स्कूल बनाया है। वेल्डन इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तो खास बात होगी। हम सब के बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों पर पढ़ाई का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा छोटा बेटा 5 साल का है, वो कहता है पापा इतनी पढ़ाई मत तड़वाओ, मैं थक जाता हूं। सोचिए, बच्चों के पास बहाने आ गए हैं, ओवरलोडेड हैं। आपके बच्चे भी आपसे कहते होंगे, आजकल तो न जाने कितने वीडियो वायरल होते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बच्चे कई चीजों के लिए या तो दबाव में होते हैं या परेशान होते हैं। बच्चों के सुसाइड की अक्सर आने वाली खबरें भी मन को बहुत दुखी कर देती हैं। बच्चों को ऐसे ही मानसिक दबाव से दूर रखने के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल, थोड़ा पॉज ले लेता हूं, सरकारी स्कूल ने बड़ी पहल की है। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए आपके काम की। और हां, जो स्कूल चलाते हैं उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी खबर बता देता हूं। बच्चों में पढ़ाई के दबाव को कम करने से लेकर उनको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, इस सब को आसान बनाने के लिए राजधानी भोपाल के मॉडल स्कूल ने पूरी तैयारी कर ली है। आपका बच्चा किसी भी प्रकार के मानसिक प्रेशर में ना आए, फिर चाहे वो होमवर्क का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, क्लास में टॉप आने का प्रेशर हो या किसी सब्जेक्ट में
फेल हो जाने का डर हो। दरअसल मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूल ने बच्चों के लिए अलग से काउंसलिंग सेल बनाई है, जहां साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर बच्चों से उनकी समस्याएं पूछी जाती हैं। करियर के लिए भी काउंसलिंग की जाती है और अगर किसी बच्चे में डिप्रेशन के जरा से भी लक्षण नजर आते हैं तो उनसे अलग से बात की जाती है। बच्चों के दिमाग की मनोदशा के आधार पर उन्हें अपना कैरियर चुनने की सलाह दी जाती है। बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके लिए न जाने कौन कौन से काउंसलिंग में सेंटर में जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, शानदार है, समझ गए आप। लेकिन एक बार स्क्रीन देख लीजिए, यह पूरा सिस्टम KYS के तर्ज पर काम करता है। आपने KYC का टर्म सुना होगा, बिल्कुल उसी तर्ज पर KYS होता है। नो योर स्टूडेंट, मतलब अपने छात्र को जानिए। KYS में छात्र और उसके परिवार संबंधी पूरी जानकारी अपडेट की जाती है, जिसके आधार पर काउंसलिंग की जाती है। इस पूरे प्रोग्राम में करीब 2000 छात्रों को फायदा मिलता है। कितने? 2000। कंसंट्रेशन के लिए टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है कि वो एकाग्र रहे। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने यह पूरा सिस्टम समझने के लिए स्कूल की काउंसलर और प्रिंसिपल से बात की है। सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। दीपक द्विवेदी क्या बातचीत कर रहे हैं, यह सुनना जरूरी है। सुनाइए। बच्चों के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, चाहे उनके पर्सनल इश्यूज़ हों, करियर से रिलेटेड हों, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। कई बार बच्चे तनाव में आकर कोई गलत कदम भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक नीड होती है किसी हेल्प की। तो हमारी ये कोशिश है इस साइकोलॉजी लैब के ज़रिए कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना पर्सनल जो एक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट की जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन में, तो उसको अचीव कर सकें। लेकिन जब स्कूल हमारा कोविड के बाद दोबारा शुरू हुआ तो बहुत कुछ हमारे देखने में ये आया कि काफ़ी कुछ बच्चे डिप्रेसिव मोड में भी थे, निराशा की तरफ भी आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं जो उनसे बातचीत करके हमको समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक साइकोलॉजी लैब की स्थापना भी स्कूल में की जाए, ताकि हम बच्चों के साइकोलॉजिकल उसको समझ सकें और उसके हिसाब से हम उनकी काउंसलिंग कर सकें। जब हमारे सहयोगी स्कूल पहुंचे थे उसी समय कुछ बच्चों की काउंसलिंग हो रही थी। हमने उन बच्चों से भी बात की है। बच्चों की बातचीत भी आपको सुनना चाहिए। सुनाइए। मुझे ना मतलब डिफ़िकल्ट हो रही थी चुनने में कि मतलब आगे करना क्या है। तो उस समय ना मैंने मैम से पूछा, उन्होंने मतलब मेरा मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके इस फील्ड में अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कुछ रीजंस के कारण, तो लाइक मैम से बात करके वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और जो चीज़ें घर वाले और दूसरे टीचर्स नहीं समझते वो मैम समझती भी है और उसी सब्जेक्ट पे समझाती भी है बहुत अच्छे से। मैं अपने पेरेंट्स को मैम से मिलवाऊंगी और वो ताकि उन्हें समझा सकें, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ताकि मेरे पेरेंट्स पे बिलीव करें। वैसे स्कूल की पहल बहुत अच्छी है और देश प्रदेश के अन्य स्कूलों में भी इसे शुरू करने की जरूरत क्यों है, ये भी जान लीजिए। एक बार फिर अपनी स्क्रीन को देख लीजिए ध्यान से। बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल के लोगों में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होने की समस्या। बताइए, 15 से 24 साल खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन टेंशन देखिए, ये आंकड़े हैं। हर 7 में से 1 आदमी खराब मेंटल हेल्थ से परेशान है। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की समस्या है उनमें से 41% लोग काउंसलर के पास गए, जबकि 59% लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। आप समझ गए आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं? तो आप समझ गए होंगे कि स्कूल में काउंसलिंग सेल होना कितना जरूरी है। और अब आपको सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बता देता हूं। आंकड़ा है छात्रों की आत्महत्या का। देख लीजिए, देखिए स्क्रीन। एनसीआरबी के डाटा के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार पर अगर छात्रों की आत्महत्या की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में छात्रों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में 14% छात्रों ने जान दी है। तो वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां 11% छात्रों ने आत्महत्या की है। बताइए, स्कूली बच्चे जान दे रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, जहां करीब 10% छात्रों ने खुदकुशी की। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, जहां 8% छात्रों ने सुसाइड किया है। वहीं 5वें नंबर पर झारखंड है, जहां 6% छात्रों ने सुसाइड किया है, यानी अपनी जान दे दी।
इसीलिए खबर बता रहा हूं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बच्चों का जीवन आसान बनना चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी बने। बच्चे केवल पढ़ाई के बोझ तले ना दबे रहें, मोबाइल की लत में ना उलझे रहें, पढ़ाई के साथ अपना करियर भी संवारें। इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से दिखा रहा था। हर घर की कहानी है, हर घर में बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी एज में तनाव में रहता है, इसलिए सब कुछ आपको दिखा रहा था। आगे बढ़ने दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। थाना छोड़कर शॉपिंग मॉल नहीं जाना है भाई। क्या कर दिया है एसपी साहब ने? सस्पेंड कर दिया है। यही थाना प्रभारी हैं लगता है। और ये गए थे कहां? पूर्व में सभी थाना प्रभारियों के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनुमति के बिना कोई भी, समझ गए आप, पूछना पड़ेगा। बिना पूछे शॉपिंग करने नहीं जाना है कि चलो भाई पत्नी का दबाव आया और शॉपिंग करने चले गए। एसपी साहब अगर इस तरह मिल गए सस्पेंड ही करेंगे। मध्य प्रदेश में एक थाना अध्यक्ष महोदय सस्पेंड हो गए। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी खबर है? बड़ी खबर है भाई। दरअसल टीआई महोदय ड्यूटी के दौरान शॉपिंग करने पहुंच गए थे। शॉपिंग करने क्यों गए थे सब बताऊंगा, देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुरैना के रिठौरा थाना प्रभारी जितेंद्र दोहरे ड्यूटी के दौरान शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। थाने के सूत्रों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि टीआई महोदय पत्नी के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गए थे। जाना चाहिए भाई, पत्नी का बर्थडे हो तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो है गृह मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय, और दूसरी तरफ है किसी भी पति का वास्तविक गृह मंत्रालय। यानी घर में पत्नी का खौफ, पत्नी की दहशत, उसका रूठना, उसका मनाना, उसका प्यार। थाना संभालने के बाद घर भी तो संभालना है। ठीक है टीआई साहब, आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, पत्नी का जन्मदिन था, आपको निकलना पड़ा होगा, लेकिन ड्यूटी के दौरान थाना छोड़कर शॉपिंग करने जाना तो गलत है ना। ड्यूटी के दौरान नहीं जाना चाहिए। अब हुआ क्या कि जब टीआई महोदय मॉल घूम रहे थे तभी जिले के एसपी साहब भी वहां पहुंचे और इंस्पेक्टर साहब की किस्मत खराब थी कि मॉल के अंदर ही एसपी साहब के साथ आमना सामना हो गया। बस इसके बाद एसपी ने पूछताछ की और थोड़ी देर बाद टीआई के निलंबन के आदेश जारी हो गए। जब हमने इस मामले पर एसपी साहब से बात करने की कोशिश की तो एसपी साहब ने बात तो नहीं की, लेकिन टीआई के निलंबन का लेटर जरूर हमें मिला है, जिसमें लिखा हुआ है कि रात 8 बजे थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में ना होकर दूसरे जिले में पाए गए, जिस वजह से निलंबन हुआ है। अब एसपी साहब इस मामले पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सवाल तो ये भी है कि एसपी साहब मॉल क्या करने गए थे। फिलहाल पत्नी को शॉपिंग कराने के चक्कर में टीआई जितेंद्र दोहरे तो सस्पेंड हो गए हैं। बाकी सब टीआई ध्यान रखिएगा, खासकर मुरैना के टीआई, ड्यूटी छोड़कर मॉल मत जाइएगा। और अगर पत्नी का जन्मदिन हो तो एसपी साहब का ये वाला लेटर दिखा दीजिएगा, पत्नी मान जाएगी, आपका सस्पेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी रोचक खबर थी इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अगली खबर क्या है? विधायक बनने के बाद बोले 5 करोड़ का ऑफर था। विधायक जब बनने वाले थे तब नहीं बोले, अब जीत गए तो कह रहे हैं 5 करोड़ का ऑफर था। क्यों था, कौन दिया था, कैसे था? विधायक विजयपुर की बात कर रहा हूं, रामनिवास रावत को हरा कर आए हैं ये विधायक हैं। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा वन मंत्री रामनिवास रावत को हराया है। इस उपचुनाव की पहले भी खूब चर्चा रही, पहले, और आज तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा ने एक बयान देकर चर्चा और तेज कर दी है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी पर 5 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया है। कितने का? 5 करोड़ का भाई साहब, 5 करोड़। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक ने तो यह भी कहा है कि पुलिस धमकाने आई थी। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मुकेश मल्होत्रा, सुन लीजिए फिर आगे बात करें। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा। रामनिवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं करना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे, 2 लाख पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप। 2 करोड़ पहले दे देंगे, 3 करोड़ बाद में दे देंगे। बड़ा आरोप लगाया मुकेश मल्होत्रा ने। विजयपुर में मिली जीत के बाद पहली बार मुकेश मल्होत्रा प्रदेश कांग्रेस ऑफिस पहुंचे थे। कहां? भोपाल। मुकेश मल्होत्रा ने इसी दौरान बीजेपी पर कई आरोप लगाए, जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। भोपाल पहुंचने पर मुकेश मल्होत्रा का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में स्वागत किया गया। इस मौके पर विस्तार न्यूज ने भी मुकेश मल्होत्रा से बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। चुनाव में बहुत उनने भाजपा वालों ने उद्यम भी किया था गरीब लोगों पे,
लठ बरसाए थे, गोलियां दी थी लोगों के सीनों में, हाथ पैर तोड़े गए थे। वोट डालने से रोका गया, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको, आदिवासियों को, हमारे एससी के भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को कई पर्ची छीन ली लोगों ने। लेकिन इसके बाद भी जनता हमारे साथ थी, कांग्रेस पार्टी के साथ थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव जीती। मुकेश मल्होत्रा 23 नवंबर को जीते तब भी चर्चा थी। आज बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, बस इसीलिए आपको सुना दिया, आगे सुना दिया, सबको सुना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई खबर है, ये भी बता देता हूं। चर्चा निर्मला सप्रे की भी हो रही है। मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए साइड कॉर्नर विधायक बन गई हैं। निर्मला की हालत यह है कि दल बदल करने के बाद ना तो बीजेपी भाव दे रही है और ना ही कांग्रेस रखने को तैयार है। निर्मला भी भारी धर्म संकट में दिख रही हैं। कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले की शिकायत की और इस पर जल्द कोई फैसला लिए जाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं होने पर अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस मामले को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर कर दी है। सुनिए उमंग सिंगार क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही बात करती है। अगर उनको लिया है तो अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा कराया भारतीय जनता पार्टी के इनके अध्यक्ष विधानसभा की, क्यों नहीं किया? लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बारे में हाई कोर्ट में हमने लगा दी है और आने वाले समय में आपको दिखेगा, इस पर हाई कोर्ट निर्णय करेगा। बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। पार्टी बदलेंगे, मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, इसके बाद जलवा जलाल बढ़ेगा, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, भक्त आएंगे और फिर उसके बाद चुनाव हार जाएंगे। फिर क्या होगा? ऐसे इसी तरह से होगा। आरोप लगेंगे और जो दल बदल करना चाहते हैं वो भी सोचने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। बड़ा आदमी बना दूंगा बोलकर 120 करोड़ रुपए ठग लिए। बताइए किन से महिलाएं रो रही हैं। 120 करोड़ छत्तीसगढ़ में भयानक ठगी हो रही है। मैं इतनी खबरें दिखा रहा हूं, ठगी को लेकर, साइबर ठगी को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बोल चुके हैं। और ये आपका अपना चैनल है, आपकी चिंता है, इसलिए मैं भी हर दिन खबर दिखाता हूं। खबर बहुत हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। छत्तीसगढ़ में बहुत भयंकर ठगी हो रही है। एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जाल बिछाकर ठग लोगों को ठगे जा रहे हैं और लालच में पड़कर लोग ठगा जा रहे हैं। आपके मन में जिज्ञासा तो हो रही होगी ना कि कौन सी खबर है, 120 करोड़ कौन ठग लिया? चलिए पूरी खबर बता देता हूं, जान लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, ये गांव की साधारण महिलाएं हैं। इनका एक परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये महिलाएं बहुत परेशान हैं, हताश हैं। इनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि इन भोली भाली महिलाओं के साथ ठगी हो गई है, जिसके चलते ये महिलाएं भारी कर्ज में डूब गई हैं और बैंक का लोन नहीं भर पा रही हैं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है। जिस कंपनी पर ठगी करने का आरोप लगा है उसका नाम फ्लोरा मैक्स है। इस फ्लोरा मैक्स कंपनी पर 120 करोड़ रुपयों की ठगी का आरोप लगा है। 120 करोड़ यानी कि 1 अरब से भी ज्यादा। फ्लोरा मैक्स ने यह ठगी कैसे की, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए, देख लीजिए। मेरे बगल में सब कुछ डिटेल आपके आ रही होगी। फ्लोरा मैक्स कंपनी ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिजनेस का झांसा दिया था। फ्लोरा मैक्स ने बिजनेस करने के लिए महिलाओं से 30,000 रुपए मांगे थे। महिलाओं को साल में एक बार 30,000 रुपए देना था और बदले में यह कंपनी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का दावा किया था, जिसमें से 300 रुपए बिजनेस ट्रेनिंग फीस के रूप में रखकर बाकी के 2700 रुपए महिलाओं को दिया जाना था। इसके अलावा कंपनी ने महिलाओं को बिजनेस के लिए 30,000 तक का सामान ले जाने के लिए भी कहा था। समझ गए आप कि 30,000 में तो मिलेगा ही, ये आप सामान भी ले जाना, जिसमें चूड़ी, कपड़ा, साड़ी, कॉस्मेटिक जैसे सामान बिजनेस के लिए दिया जाना था। साथ ही कंपनी ने बिजनेस के लिए लोन को भरने की भी महिलाओं से क्या किया था, दावा किया था। महिलाएं लालच में आकर इस संस्था में रुपए निवेश करती गई, लगाती गई। इसके लिए महिलाओं ने कई बैंकों से लाखों रुपए का लोन ले लिया और फ्लोरा मैक्स में निवेश कर दिया। इस कंपनी ने करीब 40,000 महिलाओं को अपने झांसे में लिया और महिलाओं से कुल 120 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखें। ये वही कंपनी है फ्लोरा मैक्स जिसने महिलाओं से बिजनेस के नाम पर ठगी की है। वो लोग जोड़ने के लिए बोले कि 30,000 रुपए आप जमा करो फ्लोरा मैक्स में, आपको 1 महीने
में 1000 रुपए मिलेगी। 40,000 महिला है और एक एक महीने से 5 और 6 लोन हाँ निकलवाए हैं। बैंक से लोन लो और हर महीना 24 महीने तक किस्ती देंगे, बोले 2700। 30,000 देंगे, उसका 2 साल तक 2700 किस्त पटाएंगे, 2700 देंगे हमको, ऐसे बोले थे। 8 और 10 लोन दिलाए हैं और अब किस्त नहीं पट रहा है। हम लोग को झांसी में फंसा के हम लोग को लोन निकाल के ना करोड़ों में जमा करवाए थे। हम लोग को यहाँ से भगाए जा रहे, कहाँ जाएंगे हम? आदमी लेकर छोड़ के ये महिलाएं ऐसे परिवार से आती हैं जो रोज कमाते और खाते हैं। इनकी आंखों में आंसू, इनका दुख और इनकी पीड़ा साफ साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में इस कंपनी में पैसे लगाना महिलाओं को बहुत भारी पड़ गया है। महिलाएं अब बैंक का लोन नहीं भर पा रही, जिसके चलते बैंक के लोग बार बार पैसों की मांग कर रहे हैं। परेशान होकर महिलाओं ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद फ्लोरा मैक्स के संचालक अखिलेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 13 और लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी, ये भी सुन लीजिए। 20 तारीख को ये जानकारी आई थी, 20 नवंबर को, कि कुछ महिलाओं जिन्होंने फ्लोरा मैक्स कंपनी में निवेश किया है उनको उनकी किश्त जो कंपनी ने प्रॉमिस करी थी वो नहीं मिल रही है। इस पे तत्काल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और आज दिनांक तक हमने कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं प्लस जो अन्य लोग जो इसमें हमें जांच में आरोपी मिले हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिवत प्रक्रिया हम कर रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। बड़ी संख्या महिलाएं न्याय के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे जो कुछ भी खुलासा होगा वो आपको बताता रहूंगा। इन महिलाओं के आंसू इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ना पड़ेगा और अगली खबर क्या है ये दिखाना पड़ेगा। अगली खबर क्या है? छत्तीसगढ़ में 50 लाख गाड़ियों का नंबर प्लेट बदला जाएगा और आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट तो नहीं बदलने वाला। बहुत बड़ी खबर है। 50 लाख मतलब आप समझ रहे हैं, 50 लाख 2 करोड़ से ज्यादा वाली आबादी वाले राज्य में अगर 50 लाख लोगों की गाड़ी का नंबर प्लेट बदला जाएगा तो ये बहुत बड़ी खबर है और आपको इसलिए देखना चाहिए कि कहीं आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट तो नहीं बदला जाएगा। बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में गाड़ियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अनजान रह गए तो कार्रवाई हो जाएगी, आपको जेब से पैसा भरना पड़ जाएगा। इसीलिए ये पूरी खबर आपको विस्तार से दिखा देता हूं, बता देता हूं। आप जो गाड़ी चलाते हैं, अगर वो गाड़ी 1 अप्रैल 2019 से पहले की है, मेरी गाड़ी भी तो है 1 अप्रैल 2019 से पहले की, तो ये खबर आपको दिखाते हुए मैं भी ध्यान से इसको समझ लेता हूं। तो आपको अपने गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवाना होगा। आपके साधारण नंबर प्लेट की जगह परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएगा और इस बदलाव का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इस नए नियम के तहत करीब 50 लाख गाड़ियों का नंबर प्लेट बदला जाएगा। 50 लाख गाड़ियों का यह नियम पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया है। इस नियम को लागू करने के पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये जानना चाहते हैं? जान लीजिए। चलिए, शहर के छोटे बड़े चौक चौराहों पर ITMS कैमरे लगे रहते हैं। इन कैमरों के जरिए संदिग्ध वाहनों की निगरानी की जाती है, लेकिन वारदात को अंजाम देने के लिए शातिर अपराधी नंबर प्लेट में बदलाव करके गाड़ियों का प्रयोग करते हैं ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके। वाहनों में फर्जी नंबर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देख लीजिए। इसके बाद खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 50 लाख गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने जा रहे हैं। ये गाड़ी का नंबर आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। जो है इसमें डिजिटली जो सिक्योरिटी वाले फीचर है वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है। इस पे देखिए, ये HSRP वाली गाड़ी नंबर प्लेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्कैनर लगा हुआ है, इसी स्कैनर में गाड़ी मालिक की पूरी डिटेल, गाड़ी की पूरी डिटेल, सभी बातें जो है वो HSRP नंबर प्लेट में होती है और डिजिटली ये नंबर प्लेट है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको लगाया जा रहा है। शासन ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ये निर्धारित किया है, गाड़ियों के लिए LNV के लिए अलग, ऑटो रिक्शा के लिए अलग और HGV गाड़ियों के लिए अलग अलग दर निर्धारित है।
राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 120 दिनों के अंदर ये तमाम नंबर प्लेट को बदले जाएंगे। देखा आपने, रोहित मिश्रा ने 60 सेकंड में सब कुछ बता दिया और हमारे प्रोडक्शन करवाने वालों ने दिखा दिया। गाड़ियों के नंबर प्लेट में बदलाव के लिए मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोस मर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों वेंडर जिले के हिसाब से नंबर प्लेट में बदलाव करेंगे। नंबर प्लेट बदलवाने के दौरान कितने रुपए का चार्ज देना होगा, ये भी तो जानना चाहते हैं। स्क्रीन देखिए ध्यान से देखिए, पूरा रेट लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल 50 लाख गाड़ियों के नंबर प्लेट बदले जाएंगे। जितनी भी गाड़ियां 1 अप्रैल 2019 से पहले की हैं, उनमें 120 दिनों के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाएगा। इसके चलते नंबर टेम्परिंग से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नया प्लेट पुराने नंबर प्लेट से ज्यादा सुरक्षित है। इस काम के लिए गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग दाम तय किए गए हैं। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रेलर के लिए 365 रुपए, माफ कीजिएगा, 365 रुपए देने होंगे। 365 रुपए 80 पैसे। 3 पहिया वाहनों के लिए 427 रुपए 16 पैसे देने होंगे, जबकि लाइट मोटर व्हीकल के लिए 656 रुपए 8 पैसे देने होंगे। पैसेंजर कार के लिए 705 रुपए और 64 पैसे लगेंगे। इसके साथ ही इंस्टॉलेशन का चार्ज अलग से 100 रुपया लगेगा। इस पूरे मामले पर क्या कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि उस जनता में मैं भी शामिल हूं। सुन लीजिए। लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और सरकार की अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोड में जो एक्सीडेंट होता है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार द्वारा उठाया गया, परिवहन विभाग द्वारा। इससे क्या है, ट्रैफिक पुलिस को भी आसानी जाएगी चोरों को पकड़ने के लिए। जो सरकार का बहुत अच्छा कदम है। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। उन्हीं लोग के पास अथॉरिटी है, आरटीओ के पास अथॉरिटी है। हाई सिक्योरिटी मीन्स बोलने से मतलब कभी कैमरे में वही जैसे अभी कैप्चर वगैरह होती है, चालान आता है या जो भी है, मतलब वो वहीं से बन के आता है आरटीओ से ही। ये फैसला आम लोगों के हित में लिया गया है। इस नंबर प्लेट में क्या नई खूबी है और क्या क्या नई चीज शामिल है, ये जान लेना भी जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको बता देता हूं। वॉल पर डाल दीजिए जरा, यहां डालिए जरा, यहां डालिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप समझिए, ये ऐसे नंबर होगा, इसमें सब कुछ लिखा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खूबी क्या है, ये देखिए, इसमें क्या लिखा है। क्रोमियम लगा अशोक चक्र होलोग्राम यहां लगेगा, ये देखिए जो लगा हुआ है। और ये क्या है, इंडिया के लिए अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन कोड, ये दिख रहा है आपको। इसके साथ ये क्या है, रजिस्ट्रेशन सीरीज है, गाड़ी का यूनिक कोड इसमें दिखाई देगा आपको। ये क्या है, AA1254-682, ये क्या है, देखिए इसके नीचे जैसे ग्राफिक्स आएगा मैं आपको वॉल में पढ़कर बता दूंगा। इसके नीचे यूनिक लेजर सीरियल नंबर है, और ये स्टेट कोड, ये जो CG होता है ना, CGMP वो, और इसके साथ ही जिला कोड होगा यहां पर, जैसे रायपुर का CG04 है। समझ गए आप? आपको समझाने के लिए सब कुछ मैं दिखा दिया, इतने विस्तार से बता दिया ताकि आप समझ जाएं। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल एक बड़ी बैठक भी लेने वाले हैं। यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, यह खबर आपको जागरूक करने वाली है। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा वाले आबादी वाले राज्य में 50 लाख नंबर प्लेट बदले जाएंगे, तो इतने विस्तार से दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस खबर को आप देख लेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए खबर आपको दिखा दिया और सब कुछ विस्तार से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये बताते हैं आपको। चलिए, ये देखिए, छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत चिंताजनक है भाई साहब, और ये मैं दिखाऊंगा। बेजुबान जानवरों की ऐसी मौत पर चर्चा करूंगा। हाथियों की मौत का मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई हाथियों की मौत हुई है, जिसको लेकर कई दिनों तक आपको खबर भी दिखाता रहा हूं। लेकिन हाथियों की मौत का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, थमा नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि हाथियों की मौत चिंताजनक है, सामान्य नहीं है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं, पूरी खबर जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का है ये मामला, जहां प्रतापपुर के दरहोरा जंगल में एक हाथी का शव मिला है, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। मचना भी चाहिए, मौत के बाद मचता ही ये दिक्कत है। मादा हाथी की मौत देखिए, मादा हाथी तकरीबन 10 दिन पहले हुई थी, जिसके चलते शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। डॉक्टरों के मुताबिक हाथी की उम्र लगभग 40 साल थी। डॉक्टर बीमारी की वजह से मादा हाथी की मौत की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया है। हाथी की मौत पर हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करता हूं।
इस जेसीबी के द्वारा जो है मादा हाथी को दफनाने की तैयारी की जा रही है। हाथी को ट्रैक भी कर रहे थे और करीब एक हफ्ते पहले भी जब हम लोग एक दो दिन ये नहीं दिखा था तो इसको सर्चिंग भी किया गया है कि ये बीमार भी था लंबे समय से, हथेलियों में और एवोमेजम में और अन्य भागों में खाना नहीं था। लीवर, पैंक्रियाज, किडनी सब जो है वो डैमेज थे, काले पड़ गए थे। ये जो है 8 से 10 दिन पहले ये मृत हुआ होगा। वन विभाग के अधिकारियों को हाथी की मौत का पता तब चला जब हाथी के शव से बदबू आने लगी, जिससे वन विभाग की मॉनिटरिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर वन विभाग सही तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा था तो हाथी के बीमार होने की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को कैसे नहीं हुई भाई? क्यों नहीं मिली? सवाल तो यह भी है कि हाथी की मौत के 10 दिन बाद तक भी किसी को पता कैसे नहीं चला। हाथियों की मौत का मामला बहुत चिंतित करने वाला है, परेशान करने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिना आंकड़ों के मैं बात नहीं करता हूं। देखिए स्क्रीन, हाथियों की मौत के आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में अब तक मध्य प्रदेश में 15 हाथियों की मौत हुई है, जिसमें से 11 हाथियों की मौत तो पिछले एक महीने में उमरिया में ही हुई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब से राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर मार्च 2024 तक कुल 2018 हाथियों की मौत हुई है। 2018 और पिछले 6 सालों में छत्तीसगढ़ में 80 से ज्यादा हाथियों की मौत हुई है। वहीं अगर 218 हाथियों की मौत हुई है। वहीं अगर सूरजपुर की बात करें जहां आज हाथी का शव मिला है तो पिछले 8 सालों में 41 से ज्यादा हाथियों की मौत हुई है। 41 से ज्यादा। वहीं 11 महीने में सूरजपुर में 6 हाथियों की मौत हुई है। और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत चिंताजनक है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस तरह से हाथियों की मौत बहुत चिंताजनक है। इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए ताकि हाथियों की इस तरह से हो रही मौत का सिलसिला रुके, इसमें कमी आए और बेजुबान जानवर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई तो इनकी सुध ले। बहुत बड़ी संख्या है और मादा हथनी, उसकी मौत आप समझ रहे हैं। हाथियों की संख्या कैसे बढ़ेगी, सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर कौन सी है? छत्तीसगढ़ का ये गांव विदेश पहुंच गया है। अब आप कहेंगे यार ये क्या लिखा आपने, विदेश कैसे पहुंच गया? कोई गांव विदेश कैसे पहुंच गया? विदेश के लोग गांव पहुंच सकते हैं, आप समझ रहे हैं। वीकेंड और छुट्टियों पर घूमना किसे पसंद नहीं है? अरे ये क्या खबर दिखा रहा हूं, आज घर में झगड़ा हो जाएगा। कहेंगे टीवी पे तो बहुत ज्ञान देते हो और वीकेंड में हमारे परिवार को नहीं ले जाते हो। शिमला, मनाली, गोवा तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ के लोग मोटा पैसा खर्च करके विदेशों में भी घूमना पसंद करते हैं। घूमने घुमाने की बात पता है क्यों कर रहा हूं? देख लीजिए और समझ लीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जिसकी खूबसूरती विश्व में शुमार हो रही है। तस्वीर देखिए, खूबसूरती देखिए। ये वादी कोई केरल और उत्तराखंड जैसे जगहों की नहीं है। ये तस्वीर है बस्तर के धूड़ मारास गांव की। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव का चयन 60 देशों के टॉप 20 गांवों में किया है, जो पर्यटन के मामले में बहुत बेहतर है। वो दिन अब भूल जाइए जब बस्तर को सिर्फ नक्सलवाद से जोड़कर देखा जाता था। इस गांव की जैसी जगह विश्व भर में बस्तर को नई पहचान दिला रही है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के आगे जाइएगा तो जंगलों के बीच ये गांव बसा है। गांव में बैम्बू, राफ्टिंग, कायाकिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं। हमारे साथी संजय ठाकुर ने इस गांव की खूबसूरती को करीब से दिखाया है। रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए सामने जो आपको 2 कमरे नजर आ रहे हैं, इन 2 कमरों से ही इस होम स्टे की शुरुआत हुई थी। इसका नाम है धुरवा डेरा। ये बांस है, बांस से ये बांस की चटाई से दीवार तैयार की गई है। तो देखिए ये एक कमरा है, इस कमरे में कुछ बिस्तर लगे हुए हैं। ऊपर छत देखिए, ये भी एक बस्तर की पहचान है। ऊपर छत में खपरेल नहीं है। यहाँ पे भोजन वगैरह की व्यवस्था जो है होती है और वो ट्रेडिशनल फूड होता है। जी, चूल्हे में बनाते हैं। पर्यटकों को गांव बहुत भा रहा है। 40 परिवार रहते हैं इस गांव में। 40
जो घूमने के शौकीन हैं, इस गांव में छुट्टियां मनाना चाहते हैं, उनके लिए होम स्टे बनाया गया है। लाल ईंट और बांस की चटाई से बनाया गया ये होम स्टे देश विदेश से आने वाले लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कैसा है होम स्टे? दिखा दिया आपको, दिखा दिया। तो छुट्टियां मनाना हो तो पूरा प्रबंध है यहाँ। ना रहने की दिक्कत है और ना खाने की। खाना भी वहीं मिलेगा जो जंगलों में उपलब्ध है। गांव के लोगों ने तो प्लास्टिक फ्री के लिए मुहिम भी चलाया है। गांव वाले प्लास्टिक बैग को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्री भेजा जाएगा। गांव वाले भी बड़े सजग है भाई। तो कुल मिलाकर गांव बहुत सुंदर है, प्रदूषण फ्री है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो अपने व्यस्त लाइफ से थोड़ा टाइम निकालिए और घूमने जरूर जाइए। समझ गया? अपनी स्टोरी नहीं देख पा रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, और हमारी जो भी खबरें आप टीवी में नहीं देख पा रहे हैं वो यहां देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी खबर चलना चाहिए और विस्तार में न्यूज में नहीं चल पा रही है तो आप इस नंबर पर, नंबर डालिए 8282824982 पर मैसेज कर दीजिए। आपकी खबर हम विस्तार न्यूज में जरूर दिखाएंगे।